होलैंड वर्तमान नीदरलैंड के निवासी डच कहलाते हैं। पुर्तगालियों के बाद डचों ने भारत में अपने कदम रखे। ऐतिहासिक दृष्टि से डच समुद्री व्यापार में निपुण थे। 1602 ईस्वी में नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और डच सरकार द्वारा उसे भारत सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। 1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश के मुसलीपत्तनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। बाद में उन्होंने भारत के अन्य भागों में भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। डच सूरत और डच बंगाल की स्थापना 1616 और 1627 में की गई। डचों ने 1656 ईस्वी में पुर्तगालियों से सीलोन जीत लिया और 1671 ईस्वी में पुर्तगालियों के मालाबार तट पर स्थित किलों पर भी कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों से नागापट्टिनम जीतने के बाद डच काफी सक्षम गए और दक्षिण भारत में अपने पैर जमा लिए। उन्होंने काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक लाभ कमाया। कपास, अफीम, नील, रेशम और चावल में प्रमुख भारतीय वस्तुएं हैं जिनका व्यापार डचों द्वारा किया जाता था। डचों ने भारत में रहने के दौरान सिक्कों की ढलाई पर भी हाथ जमाए। जैसे जैसे उनके व्यापार में वृद्धि होती गई, उन्होंने कोचीन, मुसलीपत्तनम, नागापट्टिनम, पोंडिचेरी और पुलिकट में टकसालों की स्थापना की। पुलिकट स्थित टकसाल से भगवान वेंकटेश्वर, भगवान विष्णु के चित्र वाले सोने के पैगोडा सिक्के जारी किए। डचों द्वारा जारी किए गए सभी सिक्के स्थानीय सिक्का ढलाई के नमूनों पर आधारित थे। भारतीय उपमहाद्वीप पर डचों की उपस्थिति 1605 ईस्वी से लेकर 1825 ईस्वी तक रही। पूर्व के साथ व्यापार में ब्रिटिश शक्ति के उदय ने डचों के व्यापारिक हितों के प्रति एक चुनौती प्रस्तुत की, जिसमें परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य खूनी संघर्ष हुए। इन संघर्षों में स्पष्ट रूप से ब्रिटिशों की विजय हुई क्योंकि उनके पास अधिक संसाधन थे। अम्बोयना में डचों द्वारा कुछ ब्रिटिश व्यापारियों की हत्या ने परिस्थितियों को और बिगाड़ दिया। ब्रिटिश द्वारा एक के बाद एक लगभग सभी डच क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। डच अंग्रेज संघर्ष के मध्य त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा द्वारा 1741 में कोलाचेल के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करने के साथ ही मालाबार क्षेत्र में डच शक्ति का पूर्णतः पतन हो गया। हालांकि 1814 ईस्वी को एंग्लो डच संधि के तहत डच कारोमंडल और डच बंगाल पुनः डच शासन के अधीन आ गए थे, लेकिन 1824 ईस्वी आते आते हस्ताक्षरित एंग्लो डच संधि के प्रावधानों के तहत फिर से ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए। चूँकि इस संधि के तहत डचों के लिए 1 मार्च 1825 ईस्वी तक सारी संपत्ति और क्षेत्रों को हस्तांतरित करना बाध्यकारी बना दिया गया। 1825 ईस्वी के मध्य तक डच भारत में अपने सभी व्यापारिक क्षेत्रों से वंचित हो चुके थे। एक समझौते के तहत ब्रिटिशों ने आपसी अदला बदली के तरीके के आधार पर खुद को इंडोनेशिया के साथ व्यापार से अलग कर लिया और बदले में डचों ने भारत के साथ अपना व्यापार बंद कर दिया। डेनमार्क से संबंधित किसी भी व्यक्ति या वस्तु को डेनिश कहा जाता है। डेनमार्क द्वारा लगभग 225 वर्षों तक भारत में अपने उपनिवेश बनाए रखे। भारत में स्थापित डेनिश बस्तियों में तरंकोबार तमिलनाडु, सेरमपुर पश्चिम बंगाल और निकोबार द्वीप शामिल थे। एक डच शासी मर्सलीस दे बोशोवेर ने भारतीय उपमहाद्वीप में डेनिश हस्तक्षेप के लिए प्रेरणा प्रदान की। वह सहयोगी दलों से सभी तरह के व्यापार पर एकाधिकार के वादे के साथ पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य सहयोग चाहता था। उसकी अपील ने डेनमार्क नॉर्वे के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ को प्रभावित किया, जिसने बाद में 1616 ईस्वी में एक चार्टर जारी किया, जिसके तहत डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डेनमार्क और एशिया के मध्य होने वाले व्यापार पर 12 वर्षों के लिए एकाधिकार प्रदान कर दिया। 2 डेनिश चार्टर कंपनियां थी। प्रथम कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसका कार्यकाल 1616 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा चाय का आयात करती थी। उसमें से अधिकांश को अत्यधिक लाभ पर अवैध तरीके से ब्रिटेन में बेचता था। इस कंपनी का 1650 ईस्वी में विलय कर दिया गया। दूसरी कंपनी 1670 ईस्वी से लेकर 1729 ईस्वी तक सक्रिय रही। 1730 ईस्वी में एशियाटिक कंपनी के रूप में इसकी पुनः स्थापना की गई। 1732 ईस्वी में इसे शाही लाइसेंस प्रदान कर दिया गया। अगले 40 वर्षों के लिए आशा अंतरीप के पूर्व से होने वाले डेनिश व्यापार पर एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। 1750 ईस्वी तक भारत से 27 जहाज भेजे गए, जिनमें से 22 जहाज सफलतापूर्वक यात्रा पूरी कर कोपेनहेगन पहुंचे, लेकिन 1722 ईस्वी में कंपनी ने अपना एकाधिकार खो दिया। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि सेरमपुर मिशन प्रेस की स्थापना, जो कि एक ऐतिहासिक एवं युगांतरकारी कदम था, सेरमपुर में डेनिश मशीनरी द्वारा 1799 ईस्वी में की गई थी। 1801 ईस्वी से लेकर 1832 ईस्वी तक सेरमपुर मिशन प्रेस ने 40 विभिन्न भाषाओं में किताबों की 2,12,000 प्रांतीय छापी। नेपोलियन युद्ध 1803 ईस्वी से 1815 ईस्वी के दौरान ब्रिटिशों ने डेनिश जहाजों पर हमला कर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ होने वाले व्यापार को नष्ट कर दिया और अंततः डेनिश बस्तियों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया। अंतिम डच बस्ती सेरमपुर को 1845 ईस्वी में डेनमार्क द्वारा ब्रिटेन को हस्तांतरित कर दिया गया। तो ये थी कहानी डच उपनिवेशवाद की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।